नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं ठाकुर का कुआं। जी हां, जिस पर बिहार में पिछले कई दिनों से एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल है कि ये चर्चा कोई आज ही नहीं हुई है। ठाकुरों को लेकर दशकों तक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसमें ठाकुर को दिखाया गया कि ठाकुर रेपिस्ट होता है। दशकों तक फिल्म दिखाया गया कि ठाकुर अत्याचारी होता है। दशकों तक ये फिल्म दिखाया गया कि ठाकुर का जो मिजाज है, उस मिजाज में देश के सामाजिक व्यवस्थाओं को कितना नुकसान पहुंचा है। प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं उसी की एक कड़ी है, जिसमें उन्होंने गांव के उस व्यवस्था को दिखाया है, जिस व्यवस्था के तहत गांव में ठाकुरों का कुआं होता था। उस कुआं पर अगर कोई दलित या पिछड़े जाति के लोग जाते थे तो उनकी पिटाई होती थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण का भी कुआं होता था, जहां अगर दलित या पिछड़े पानी पीने के लिए जाते थे तो पंडित जी लोग उन्हें श्राप देता था। और उसी गांव में बनिया का भी कुआं होता था, जिस कुआं पर अगर आप पानी पीने चले गए तो फिर आपको एक दिन की मजदूरी के बदले 5 दिन आपको मजदूरी करना पड़ेगा। वो सामाजिक हालात को चित्रित उन्होंने किया। लेकिन बाद के दिनों में आप मुंबई से बनने वाली तमाम फिल्मों पर गौर करेंगे, एक से एक फिल्म बनी उस दौर में, लेकिन उस दौर में निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर रहा। कभी आपने सोचा कि क्यों उस दौर में ठाकुरों को लेकर इस तरीके की फिल्म बनाई जाती थी? अगर इसको समझना है तो इसको इस तरीके से समझिए कि आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में क्यों बनाई जा रही है? केरल का सच क्यों बनाया जा रहा है? द केरल क्यों बनाया जा रहा है? उस तरीके की फिल्में कैसे आनी शुरू हो गई हिंदू मुसलमान को रिश्तों के लेकर? जब इस दोनों, क्योंकि दोनों को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिस दौर में हमें आज़ादी मिली थी, हम कांग्रेस किससे आज़ादी लिया? अंग्रेज से, कहने के लिए। लेकिन अधिकांश जगह छोटे मझोले राजा रजवाड़ा हुआ करते थे। राजा रजवाड़ा का अपने प्रजा के साथ जो रिश्ता रहा, उस रिश्ता में कई सकारात्मक चीजें भी थी, कई नकारात्मक चीजें भी थी। उस दौर में नेहरू की सीधी लड़ाई उन जमींदारों से थी, क्योंकि कांग्रेस को भी अगर फाइट कहीं मिल रहा था तो उन जमींदारों के द्वारा ही फाइट मिल रहा था, क्योंकि जमींदार उनसे कहीं बरसों से जुड़े हुए थे। तो नेहरू को एक खतरा था, डर था कि ऐसे नैरेटिव अगर सेट नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में ये जमींदार, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, इस डेमोक्रेसी में भी अपने जो उनका जैसे जो एक रिश्ता रहा है गांव में, उस रिश्ता के सहारे कांग्रेस पर भारी न पड़ना लगे। इसलिए उस समाज के बारे में ऐसा इमेज बनाओ, उसको खड़े होने में दशकों समय लग जाए। तो उस तरीके की रचनाएं भी हुई, उस तरीके का फिल्म भी बनना शुरू हो गया। और अधिकांश ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां ठाकुरों की संख्या अच्छी खासी रही, उन सीटों को एक रणनीति के तहत एससी के लिए रिजर्व किया गया। हम तो बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के अधिकांश ऐसे लोकसभा क्षेत्र आप देखिए, सासाराम, हाजीपुर, उस दौर में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी था, रोसड़ा, ये सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थे जहां राजपूत का वोट 3 से 4 लाख 5 लाख वोट होता था। जहां, और ये वोट काफी, इतनी संख्या अगर हो ठाकुरों की तो स्वाभाविक तौर पे मजबूती से फाइट करेगा।
उस दौर में जो परिसीमन हुआ, उस परिसीमन पर भी गौर कीजिएगा। तो ठाकुर कैसे कम से कम राजनीति में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीत कर आए, इसकी कोशिश हुई। और उस दौर में आप गौर करिएगा तो ठाकुर को राज सत्ता मतलब मुख्यमंत्री मंत्री ना बने, इसकी पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस की यह कोशिश रही। तो आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी समझिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझिए और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझिए कि उस दौर में ठाकुर को एक ऐसा सिंबॉलिक तौर पे पेश किया गया कि ये बहुत ही जुल्मी जालिम जमींदार रहा है, और उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि उसका नैरेटिव सेट ना, क्योंकि ये कांग्रेस को डर था कि ये जो जमींदार लोग हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, और ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में, और देखिए उस दौर में भी दरभंगा महाराज कई राजा रजवाड़े उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में भी चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, हारे भी, कांग्रेस को फाइट भी दिया उन लोगों ने। बाद के दिनों में उसी नैरेटिव को लेकर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग आगे बढ़े, पिछड़ा मांगे 100 में 60, क्योंकि कांग्रेस उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहती थी, कांग्रेस ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखना चाहती थी। आजादी भले मिली इस देश को, लेकिन पूरी व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में रहा। उस दौर में देखिए कि एक भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई दूसरी जाति के लोग बने हों, बहुतायत कांग्रेस में ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार जैसे राज्यों में भी जहां बहुत कम ब्राह्मणों की आबादी रही। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, और उस नैरेटिव के सहारे ठाकुर को बिहार देश की राजनीति से जैसे अलग थलग करने की कोशिश हुई। उस दौर में जो पिछड़ावाद को लेकर लोहिया सामने आए, तो आप गौर करेंगे कि अधिकांश जो मिडिल क्लास ठाकुर थे, तो जो राजा रजवाड़े बहुत कम, बीपी सिंह जैसे लोग, बहुत कम लोग ऐसे हुए जो कांग्रेस में रहते हुए बाद के दिनों में इस सोशल मूवमेंट से जुड़े। वो राजनीति उनको इस तरीके से लगा कि नहीं, हमारा जो स्वाभाविक राजनीति रहा है, या हमारा जो स्वाभाविक जो चीजें रही हैं उस पर हम जोड़ करें, क्योंकि वो कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी से वो आते थे। वो आज भी ऐसे लोगों के साथ उनका जुड़ाव होता था जो सबसे पिछड़ा होता था, और उनसे एक अलग तरीके का रिश्ता हुआ करता था, जिस रिश्तों के सहारे चीज़ों को समझा जा सकता था कि वो रिश्ता इस तरीके से आगे बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और पहली चुनौती कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी किसी एक जाति ने दिया, तो वो ठाकुरों ने दिया। तो ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये बरसों बरस पुरानी लड़ाई है, और ये सारी लड़ाई उस राजनीतिक नैरेटिव के सहारे चलाने की कोशिश हुई है, चाहे वो प्रेमचंद्र का वो ठाकुर का कुआं हो, या फिर वाल्मीकि द्वारा लिखी गई वो कविता हो। आज समाज कहीं वहां नहीं है, समाज उससे कहीं बहुत दूर चला गया है। जिस समाज की आप परिकल्पना कर रहे हैं प्रेमचंद के उस उपन्यास के सहारे, वाल्मीकि के उस कविता के सहारे, उससे समाज कहीं दूर चला गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने वाले जो लोग हैं, वो आज भी उस स्थिति को, उस चित्रण के सहारे राजनीति में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जिस तरीके से धार्मिक नैरेटिव सेट करने के लिए, देखिए एक से एक आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा, एक से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चीजें फैलाई जा रही हैं, एक से एक फिल्म बना। कश्मीर फाइल्स क्या है, इस बीच में हाल के दिनों में मोदी के आने के बाद आप देखिए कि किस तरीके की फिल्में बनी शुरू हो गई, क्योंकि वो नैरेटिव उनको राजनीति में बने रहने में मदद कर रहा है। तो ठाकुर को लेकर जो नैरेटिव दशकों पहले चलाई गई और आज भी जो चलाने की कोशिश हो रही है, वो उसी का हिस्सा है कि राजनीति में हम बने रहें।
लेकिन चीजें बदलते बदलते कहां पहुंच गई है, ये शायद इसका एहसास ना आरजेडी को नहीं है। नीतीश इस बात को समझते हैं और यही वजह है कि नीतीश आज एक अलग लाइन लिए हैं। भले ही ललन सिंह कल साथ चले गए मनोज झा का, लेकिन आज नीरज ने एक अलग लाइन लेते हुए वीर कुंवर सिंह की चर्चा करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को घेरा कि अभी तक इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला है। तो जरा नीरज की उस बात को आप सुन लीजिए। तो आपने सुना, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक जो दुकान चला रहे हैं या जो राजनीतिक अपना एक बनाए हुए है दायरा, उस राजनीति को कैसे बनाए रखे इसकी कोशिश हो रही है पूरे देश स्तर पर। तो ठाकुर का कुआं भी जो है एक जो प्रतीक है, वो उसी प्रतीक के सहारे राजनीति में बने रहना चाहते हैं। अब सवाल क्या है ये देखिए। सवाल ये है कि वो दौर था कांग्रेस का और आज के दौर में जो देखिए एक बड़ा फर्क मिला देखने को आपको मिलेगा कि बीजेपी में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कुछ दिनों के लिए बने, उनको जाना पड़ा। अब आप देख लीजिए, चाहे यूपी हूं, एक असम के मुख्यमंत्री के बारे में बोला जाता है, तो असम के मुख्यमंत्री में वो जो राजनीति सेट करना चाहते हैं, उत्तर भारत वाली जो राजनीति है, वो राजनीति फिट नहीं बैठ रहा है। अभी देखिए राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस तरीके से घेरेबंदी की कोशिश हो रही है, वहां भी नेतृत्व राजपूत के हाथों में देने की बात आ रही है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की जगह पर जिनको केंद्रीय मंत्री से वहां भेजा गया है, वो भी राजपूत राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। राजनाथ सिंह पहले से मौजूद है। ब्राह्मण जो राजनीति बीजेपी की थी वो पूरी तौर पे वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के और सुषमा स्वराज के बाद लगभग समाप्ति की तरफ है। गडकरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गडकरी उस राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जो सुविधा भोगी राजनीति नेहरू ने चलाई, मतलब एक खास तरीके का नैरेटिव सेट करके वो चीजों को आगे बढ़े, वो सुविधा भोगी राजनीति थी। और आपके साथ एक इतिहास था आजादी के आंदोलन में का। उस दौर में भी, अगर आजादी के आंदोलन में भी आप अगर सूची निकालें, तो राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर के स्तर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस दौर में भी भले ही हावी रहा हो, लेकिन जो मिडिल लेयर था उसमें अधिकांश फाइटर कास्ट के लिए ही लोग बहुसंख्यक तरीके से थे। चाहे वो वीर कुंवर सिंह हो, चाहे एक से एक नाम हो आप ले सकते हैं। उस सूची में आप देखिए कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण कहाँ खड़ा है। तो ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बुद्ध के जमाने से चली आ रही है। और वो लड़ाई अलग अलग समय में अलग अलग रूप में लड़ी गई है उस व्यवस्था को लेकर, लेकिन वो व्यवस्था अभी भी बनी हुई है और उस व्यवस्था को लेकर एक कसमकस समाज के अंदर है। अलग अलग दौर में अलग अलग सुधारक हुए हैं। राम मनोहर लोहिया जैसे लोग भी आए, राजा राम मोहन राय भी आए, विवेकानंद भी आए ब्राह्मण समाज से। तो ये चीजें चलती रही है, कसमकस चलता रहा है, और उसका लाभ अब राजनीतिक दल उठाए। उस दौर में चुनाव थोड़ी था, उस दौर में इस तरीके की चीजों को लेकर आप शासक वर्ग जो दौर में रहा, राजा राजबार है, उनको आप दबाव में लाते थे। चीजें उस दौर में भी बदली हैं इस तरीके से सामाजिक आंदोलन को लेकर। लेकिन अब जो चीजें हैं वो राजनीति है, वोट की राजनीति है, और उसी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके की नैरेटिव सेट की जाती है। एक दौर था जब जाति नैरेटिव रहा, आज एक दौर है जब धर्म नैरेटिव है। लेकिन जातिवादी राजनीति का जो एक लेवल, हाईएस्ट लेवल हो सकता है, वो उस लेवल को अचीव कर चुका है। अब कोई ऐसा जाति नहीं है जिसके सहारे आप उसकी बात कर सकते हैं। अब कोई बात है तो पिछड़ों के अंदर जो पिछड़ी जाति है उनको लेकर चर्चा हो रही है कि उनको आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। और वो लड़ाई
आने वाले समय में तेज होगा। इसलिए कई तरह की कविताओं की भी अब चर्चा होने लगी है कि भाई वो भी कविता क्यों नहीं अब पढ़ी जा रही है, जिसमें दो दबंग पिछड़ी जाति किस तरीके से अन्य पिछड़ी जातियों का शोषण कर रहा है, इस तरीके की भी कविताएं लिखी जा रही है। लोग अब लिखना शुरू कर दिए हैं। नीतीश इसी नैरेटिव के सहारे बिहार की राजनीति में धुरी बने हुए हैं कि जो पिछड़ा सामंती बनने लगे, जो पिछड़ा ठाकुरों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा कि गांव की शासन व्यवस्था हम ठाकुर के अंदाज में ही चलाएं, तो आज वो हाशिए पर है। चाह कर भी बिहार और यूपी में यादव मेन एक्सट्रीम की राजनीति में लौट नहीं पा रही है। दूसरी बार अखिलेश चुनाव हारे हैं ना, और लालू यादव तो 2005 से चुनाव लगातार हार रहे हैं। तो ये दोनों की कोशिश है, और लालू की कोशिश मुख्य तौर पर यही है कि हम जो पिछड़ा, जैसे देखिएगा ना, जब चर्चा बात होती है तो जब सवर्ण की बात होगी तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार चारों का नाम आ जाएगा। जब यादव, मुसलमान, यादव, कुर्मी, कोड़ी की बात आएगी तब हो जाएगा कि पिछड़ा। मतलब पिछड़ा मतलब सब, सवर्ण मतलब चारों अलग अलग। ये भी एक तरीके का नैरेटिव है, क्योंकि जो वहां ठाकुर मानसिकता के जो लोग हैं वो इस नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं, तभी वो राजनीति में टिके रहेंगे। क्योंकि यादव अगर पिछड़ों में अगर 12%, 15%, 8% है, तो 92% तो कोई दूसरा पिछड़ा है जिसे आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली है। वो लड़ाई लड़ने वाली स्थिति तो वो भी चाहता है कि मेरी हिस्सेदारी हो। ये सारी चीजें जो हैं एक अलग अलग तरीके के आज समय में अलग अलग अंदाज में नैरेटिव को लोग सेट करते रहते हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर फाइल हो या केरल वाली वो फिल्म हो, उसका जो आधार है और जिसके सहारे नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं, उस राजनीति को कमजोर करने के लिए एनडीए गठबंधन भले ही कई दलों का एक साथ मिलन कर रहे हैं, वो एक साथ वो आ रहे हैं, एक साथ मिल बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग अलग नैरेटिव के साथ अपने राज्य में शासन व्यवस्था चला रहे हैं। उसमें जाति फैक्टर भी है और अरविंद केजरीवाल का अपना एक डेवलपमेंट का फैक्टर भी है, ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है। तो ये सारी जो राजनीति है, कंट्राडिक्शन है, उसको एक जगह बिठा के बीजेपी को परास्त करने की सोच है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, लालू यादव जैसे जो लोग हैं, वो आज भी इस बात को लेकर सहज नहीं है कि हमारे साथ नीतीश हो, हमारे साथ कांग्रेस हो। इसी स्थिति के लिए वो समय समय पर रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, जगदानंद सिंह टीका को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में सारे टीकाधारी जो है अंग्रेज से मिले हुए थे। इसी तरीके से ठाकुर के सहारे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ आके एक अलग तरीके का विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध इस तरीके से हो सकता है, इसका एहसास न लालू यादव को रहा होगा, न मनोज झा को रहा है। इस तरीके से विरोध होना शुरू हो जाएगा, और ये विरोध इस कदर पहुंचेगा किसी ने सोचा नहीं था। और यही वजह है कि जब ये चीजें चलनी शुरू हुई और जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, एक अलग तरीके की नैरेटिव का जो ख्याल कर रही है बीजेपी, चुपचाप देखने का कि लड़ते रहिए, जाति के नाम पर जो गोलबंदी की कोशिश हो रही है लालू, उसको हम तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस गोलबंदी को थोड़ा और बढ़ने दीजिए। वो इस तरीके से सोच रहे हैं। और इसका क्या स्थिति है, बीजेपी क्या सोच रही है? बीजेपी का माइंडसेट खामोशी से सब कुछ को देखने है। जो राजपूत स्वाभाविक तौर पे आज भी हर गांव में 2-3 आपको आरजेडी के समर्थक मिल जाएंगे, जदयू के समर्थक मिल जाएंगे। इतने कसमकस के बावजूद भी मनोज झा के इस बयान के बाद वो अब अपने समाज के अंदर इन सवालों को काउंटर करने की स्थिति में नहीं है।
समस्या वहीं से खड़ी हुई और वो समस्या इतना विकराल हो जाएगा, इसका एहसास हमें लगता है कि मनोज झा को नहीं रहा होगा। और इस नैरेटिव के सहारे जो अब देखिए आज मीडिया में क्या खबर चलनी शुरू हुई है कि 2014 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में 3% ब्राह्मणों ने वोट दिया था आरजेडी को और 2019 में 12% ब्राह्मणों को वोट दिया। 2014 में 17% राजपूत वोट दिया था, जो घट के अब 4% हो गया। भाई कहाँ से डाटा लाए हैं भाई? ये हिंदुस्तान जैसे अखबार चला रहे हैं, भास्कर जैसे अखबार चला रहा है, कहाँ से ये डाटा आया है? तो ये डाटा उसी ब्राह्मणवादी सोच का प्रतीक है जो राजनीति को इस तरीके से इस मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें काफी बदल चुकी हैं। न वो अब तालाब है और ना ही अब वो किसी के पास बैल है, न किसी ठाकुरों के पास अब वो जमीन बची हुई है जिसके सहारे आप 2024 साधना चाहते हैं। तो ये जो 2024 साधने के चक्कर में आप ऐसी लड़ाई लड़ने शुरू कर दी है जो लड़ाई आने वाले समय में आपके लिए एक अलग तरीके की राजनीति की नैरेटिव सेट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं और ये जो बेचैनी दिख रहा है उस बेचैनी की वजह भी यही है कि धर्म की राजनीति को काटने की जो कोशिश चल रही है वो कोशिश जाति है। लोग मानते हैं कि जाति के सहारे हम काट देंगे, लेकिन जातिवादी राजनीति भ्रष्टाचार के मामले में, परिवारवाद के मामले में इस कदर उलझ चुकी है कि उनके पास सिर्फ ठाकुर की राजनीति के सहारे वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए आज चर्चा ठाकुर का कुआं पर ज्यादा हो रहा है।